बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमल आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू। और इस सबको मालूम होगा कि NCOC का इजलास हुआ कोरोना के हवाले से, और एक बार फिर अब यही चीज़ है कि आपने SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं करनी, क्योंकि अब सख्ती से आपसे निपटा जा सकता है। मास्क लाजमी पहनने हैं। मार्केट्स का टाइम भी 10 बजे का तय कर दिया गया है। इसके अलावा तफरीही पार्क्स पर भी पाबंदी है। टाइम लिमिटेशंस अभी लगाई जा रही हैं, लेकिन अगर कोरोना केसेस का ग्राफ डाउन ना हुआ तो मज़ीद सख्त इकदाम भी हो सकते हैं, और उससे बचने के लिए हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी है और कोरोना से बचकर रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, हाथ बार बार धोने हैं, मास्क का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो आज हम अपने प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं टॉप स्टोरीज पर। भारतीय पायलट अभिनंदन को क्यों छोड़ा? अयाज सादिक ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी ऑपोजिशन के पास इल्तिजा के लिए आए थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा अभिनंदन को ना छोड़ा तो भारत हमला कर देगा। अयाज सादिक का मौक़िफ़ हकीकत के बरक्स है। वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। नया पाकिस्तान स्विच नहीं कि एकदम बन जाए। तब्दीली एक मुसलसल जदोजहद का नाम है। तब्दीली के लिए पूरी कौम मिलकर जदोजहद करती है। वज़ीर आज़म ने छोटे छोटे माफियाज को तब्दीली में रुकावट करार दे दिया। महंगाई में रोज बरोज इजाफा, अवाम बिलबिला उठे। अशियाए खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। अद्वियात की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम के होश उड़ा दिए। ड्रेप ने 94 अद्वियात मजीद महंगी कर दी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर, आज से मुल्क भर में मास्क पहनना लाजमी। NCOC का मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, बाजार रात 10 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स भी रात 10 बजे ही बंद होंगे। तफरीगाहें और पार्क शाम 6 बजे बंद करने का फैसला। फ्रांस में तौहीन-आमेज़ खाकों की इशाअत के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमानों का एहतजाज। वज़ीर आज़म ने गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी सतह पर उठा दिया। इमरान खान के मुस्लिम मुल्कों के सरबराहों को खतूत। कहते हैं यूरोप में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, हम सबको मुत्तहद होकर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। गोटकी में लड़की को पसंद करने पर जरिए का 2 कमसिन बच्चियां बनी करने का हुक्म। गांव अजमत को लालची में बासर वडेरे ने नूर मोहम्मद ने फिदा हुसैन पर स्याहकारी का इल्ज़ाम लगाया था। बच्चियों के वरसा का जरगे का फैसला मानने से इनकार। सऊदी अरब का कफाला के नाम से मशहूर गैर मुल्की कारकुनों की स्पॉन्सरशिप के निज़ाम को मनसूख करने का फैसला। हाजिरों और मुलाजिमीन के माबैन एक नया मुआहदा तश्कील दिया जाएगा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज, और सबसे पहले आगाज़ करेंगे कल जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें शदीद हंगामा आराई हुई और गर्मा गर्मी भी देखने में आई। और इसी इजलास के दौरान अबूज़र एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। जी बिल्कुल। एक बार फिर अभिनंदन की बात हुई। एक बार फिर ये बात हुई कि अभिनंदन को भारत वापस क्यों भेजा गया था। उन दिनों तो यही लग रहा था कि शायद मुतफ़िका राय है, मुतफ़िका डिसीजन हुआ है, लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि ये हुकूमत की तरफ से खासी इल्तिजा की गई थी, क्योंकि अयाज सादिक ने ऐसी बात की है। अयाज सादिक साहब ने कल ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि अभिनंदन को भारत वापस करने के लिए हुकूमत ने घुटने टेक दिए थे, जबकि शाह महमूद कुरैशी की टांगें कांप रही थी। क्या कहा आपको सुनवाते हैं। अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ़ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूँकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था, जो इन्होंने किया। अयाज सादिक साहब ने क्या कहा आपने मुलाहिजा किया, और अबूज़र फिर ख्वाजा आसिफ भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी इस बात को आगे बढ़ाया। और इस इजलास में उन्होंने कहा कि जब इजलास हुआ था अभिनंदन से मुतालिक, उसमें वज़ीर आज़म साहब का 1 घंटा इंतज़ार होता रहा और वो आए ही नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ अभिनंदन से मुतालिक मामले पर उन्होंने ये भी कहा कि भारत से मुस्बत जवाब का इंतज़ार भी किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत भारतीय जन कुलभूषण को सहूलियात भी फराहम कर रही है। रिहाई के बाद जो आपने इवेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में,
उसके रिटर्न्स क्या है। आपने उसके बाद ये भी दुआ की कि मैं दुआ करता हूं कि मोदी जीत जाए, उसके बाद कश्मीर का मसला हल हो जाए। प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड, प्राइम मिनिस्टर दुआ गो हुए मोदी के लिए, हाथ उठाए कि ये इलेक्शन जीत जाए। ये जो अपीजमेंट की पॉलिसी है, जो है खुश करने की, भारत को और मोदी को खुश करने की जो पॉलिसी थी, उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सकूत कश्मीर हुआ, सकूत श्रीनगर हुआ। और एक यहाँ पे बाहर जो है क्लॉक लगा दिया गया हुआ है सरीना से, एक सरीना के बाद क्लॉक लगा दिया गया है और 4 फोटो जो है डी चौक में लगा देते हैं। हमारा कश्मीर के साथ सिर्फ इतना रिश्ता बाकी रह गया। ये रंगबाजी हो रही है कश्मीरियों के साथ जो है। हमने उसका सकूत जो है खुद सोच समझ के किया है। हम उनसे उस इशू से जान छुड़ाना चाहते थे। इस हुकूमत ने कश्मीर को बेच दिया, सकूत कश्मीर हुआ। आपने अभिनंदन को, ये बंदा, इसने कश्मीर से गद्दारी की है। मौजूदा वजीर आजम ने कश्मीर से गद्दारी की है, कश्मीरियों के खून से गद्दारी की है। तो ख्वाजा आसिफ साहब से जिस तरह से वो बात करें, ऐसे लगता है कि शायद सब कुछ अचानक हो गया। ऑब्वियसली ये सारा अभिनंदन का वाकया हमें याद है आपको, जब ये जब बाहर भेजने का पूरी तकरीब हुई थी प्रॉपर एक तरीके से। इसके अलावा असेंबली में बात हुई, बहस हुई, इस पर डिस्कशंस हुई और उस वक्त तो जिनीवा कन्वेंशन की भी बात हो रही थी कि इंटरनेशनल लॉज भी हैं। बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के राज हालात जो ऐसे हैं, राज खोले जा रहे हैं। लेकिन इसके जवाब में ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा, अयाज सादिक साहब ने जो कहा, इसके जवाब में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये तमाम बयानात जो हैं वो हकीकत के बरक्स हैं। ये ऐवान में आकर मामलात में अभाम पैदा कर रही हैं। कोई भी पाकिस्तानी कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं कर सकता और ना ही अभिनंदन के मामले पर जैसा बताया जा रहा है वैसा हुआ है। बिल्कुल। इसके साथ साथ कल कौमी असम्बली में और भी बहुत सी बातें हुई। इसमें हमने ये देखा कि कल बहस हुई। पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे आगा रफ़ीउल्लाह, वो भी खासे गर्म दिखाई दिए और कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली में, उनके साथ भी खासी उनकी बहस हुई। और उसके बाद ऐसा माहौल देखने में आया कि एक दफ़ा फिर से जिस तरह होता है ना, जिसके लिए एक टर्म बनाई गई है, मछली मंडी बनी हुई है, असम्बली कल वो नज़र आ रहा, कल वो नज़र आ रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि आगा रफ़ीउल्लाह साहब बात करना चाह रहे थे और फिर डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि अभी आपके टाइम नहीं है, आप ज़रा इंतज़ार कीजिए। और फिर ये हुआ कि उन्होंने फिर भी मुसलसल अपनी बात जारी रखी तो माइक हटवा दिया गया। वो डाइस के करीब पहुँच गए जहाँ लोग बैठे होते हैं, तो फिर उन्होंने जो है वो उनको गार्ड्स को बुलाकर उनसे कहा कि इन्हें ऐवान से बाहर ले जाया जाए। सो ये तमाम मामलात जो हैं वो कल आपने असम्बली में देखे। और जो मुदाखलत थी जो हुई, राजा परवेज़ अशरफ साहब ने फिर माफ़ी भी मांगी। कासिम सूरी साहब ने कहा कि ये जो है ये बदतमीज़ी है और ये ऐवान में मुदाखलत की जा रही है और जब बारी आएगी तब बात कर लें। लेकिन फिर कुछ मामला ऐसे हुआ कि उनको फिर ऐवान से बाहर जाना। और फिर राजा परवेज़ अशरफ की माफ़ी भी बीच में आई क्योंकि उन्होंने माफ़ी मांगी, फिर मामला सेटल हो गए। दूसरी जानिब एक और अहम मामला, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल लाहौर आए थे और लाहौर आकर उन्होंने इजलास भी किए। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर्स कम्युनिटी से खिताब भी किया, उनको खराज तहसीन भी पेश किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि जो तब्दीली है वो बटन या स्विच नहीं है कि एकदम दबाया, स्विच तब्दील किया और तब्दीली आ गई। इसके लिए पूरी कौम को यकजहती और पूरी कौम को इस पर काम करना पड़ेगा। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, उनसे हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलीम बुखारी साहब। वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो बुखारी साहब ये कहिएगा, कल जो ऐवान में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला है जिस पर अभी हम बात भी कर रहे थे, अयाज सादिक साहब ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ ने भी बात की, अभिनंदन के हवाले से अब ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के राज खुले जा रहे हैं। ख्वाजा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि ये हकीकत के बरक्स है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, गुजारिश ये है कि जो टेम्परेचर पार्लियामेंट के बाहर बढ़ रहा है, जो पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, जिस तरीके से अपोजिशन जो है वो आखिरी पुश के लिए जा रही है, वही माहौल अब हमें पार्लियामेंट के अंदर भी मिल रहा है। पार्लियामेंट के अंदर जो कल हुआ, इस तरह के वाकयात होते तो रहते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक अब चूंकि बाहर के टेम्परेचर के साथ भी है, तो जो कल बदमज़गी हुई उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों के बारे में अपोजिशन का ख्याल ये है कि वो उनको बोलने का मौका नहीं देते हैं, जबकि हुकूमत के जो लोग बोलना चाहते हैं और जो रेटरिक वो बोलते हैं, चोर चोर डाकू डाकू के, उनको ज्यादा मौका मिलता है। तो इसलिए ये एतराज पुराना है अपोजिशन का कि दोनों ही डिप्टी स्पीकर और स्पीकर साहब जो हैं वो बायस्ड हैं और पार्टी के स्पीकर बने हुए हैं, जबकि उनको हाउस का कस्टोडियन होना चाहिए और इवन हैंडेडली डील करना चाहिए। दूसरी बात यह कि जो कल वहाँ गुफ्तगू हुई, इसमें सबसे खौफनाक गुफ्तगू वो थी जो अयाज सादिक साहब ने की, इसलिए
कि जलसों में जो कुछ तकरीरें हुई हैं उसके हवाले से हुकूमत की तरफ से तमाम जो उसके स्पोक्समैन है, वजीर हैं, खुद इमरान खान साहब हैं, उन्होंने करार दे दिया कि ये तो भारतीय बयानिया है और भारतीय एजेंडे पर, मोदी के एजेंडे पे काम हो रहा है जी। और बहुत सारी वो मिसालें जिस तरह की देते हैं। उसके बाद जो पंडोरा बॉक्स कल एयाज सादिक ने खोला है, ये बहुत ही ज़रूरी भी है और बहुत ही खौफनाक भी है, इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता इसी किस्म का कोई वाकया हिंदुस्तान में हमारे किसी पायलट के साथ होता तो दुनिया में जो हमारा ढिंढोरा पीटा जाता, जो उसको एक्सप्लॉइट किया जाता पाकिस्तान के बारे में, टेररिस्ट पता नहीं क्या क्या करार दिया जाता। हमने उनको जिस इज्जत अफजा तरीके से उनको वापस किया है, जिस प्रोटोकॉल के साथ, अब सवाल तो उसके ऊपर उस वक्त भी उठने चाहिए थे, लेकिन अब उठ रहे हैं इसलिए कि ये जवाबा गजल है अपोजिशन की तरफ से कि अगर हम इंडियन एजेंडे पर हैं तो जनाब जरा आप भी तो दो तीन बातें बता दीजिए। आपको याद होगा पहले ये बात हुई कि आप तो दुआएं मांग रहे थे कि मोदी साहब जो है अल्लाह करे दूसरी टर्म में जीत जाएं और कश्मीर का मसला हल हो जाए। वो कैसे हल हुआ है, वो हमारे मुंह के ऊपर तमाचा जो है वो सारी कौम के मारा हुआ है, उन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ दीजिए। तो इसलिए जब आप दूसरे के को पंगा करेंगे तो जवाबा गजल के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए। और ये अभिनंदन वाला मामला बहुत एम्बैरेसिंग है। पहले कहा जाता था मुंह टूटता है जी प्राइम मिनिस्टर साहब का कलभूषण का नाम लेते हुए, तो इस प्राइम मिनिस्टर ने कितनी दफा नाम लिया जी कलभूषण का? क्या हुआ कलभूषण का? फांसी दे दी उसको क्या? तो वो सारा मामला बेसिकली अभी चल रहा है ऑब्वियसली। अच्छा, बुखारी साहब, जिस तरह से ये बात हो रही है अभिनंदन की, उस वक्त तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया गया, सब ने डेस्क थंपिंग भी की कि हम लोग सब साथ हैं इस डिसीजन के। ऑब्वियसली तब कुछ और वजूहात होंगी, अब वजूहात और हैं, तो इससे क्या मामला मजीद बिगड़ रहा है? आपको लग रहा है और ज़्यादा मसाइल आ जाएंगे? जी अबूजर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये मामला अब बिगड़ेगा मजीद, इसलिए कि अगर आप गद्दार वतन के सर्टिफिकेट तकसीम करेंगे तो फिर आपको खुद भी तैयार रहना चाहिए अपने। ये मैंने जैसा कहा कि ये गजल और जवाबा गजल वाला मामला है, लेकिन दोनों ही मामलों के साथ चूंकि मुल्क की सलामती जुड़ी है, इसलिए अगर आप किसी चीज की इब्तिदा करेंगे तो दूसरी तरफ से भी फिर हमला आपके ऊपर। बिल्कुल सही बुखारी साहब, ये तो बड़ा नेचुरल सा है कि रिएक्शन आता ही है। कल वजीर आजम ने जो दौरा किया लाहौर का, मैं उस पर भी का कमेंट ज़रूर लेना चाहूँगी। उन्होंने कल एज़ यूजुअल ये तो हुआ ही कि ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया और तमाम जो जिस तरह से सिनेरियो को डिपिक्ट किया, वो चाहे महंगाई से रिलेट करना हो, वो चाहे मुख्तलिफ इशूज़ से रिलेट करना हो, लेकिन एक बात उन्होंने की कि नया पाकिस्तान कोई स्विच नहीं है कि हुकूमत आ जाती, वो स्विच पलटा जाता और नया पाकिस्तान बन जाता। इसके लिए जदोजहद करना पड़ती है और हम जदोजहद कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए सीमन, गुजारिश ये है कि ये चुटकियों में नया पाकिस्तान बन जाएगा, चुटकियों में इकॉनमी ठीक हो जाएगी, 90 दिन में करप्शन खत्म हो जाएगी, 90 दिन में सूबा बन जाएगा, 90 दिन में, ये मैंने कहा था। ये तो चुटकियां बजा बजा के और नारे मार मार के गले फाड़ फाड़ के प्राइम मिनिस्टर साहब और उनके सारे जो हवारी हैं, जो उनके साथी हैं, ये तो उन्होंने कौम को यकीन दिलाने की कोशिश की थी कि चुटकियां बजाएंगे हम, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बिल्कुल। अब ये हमें 2 साल, 2.25 साल के बाद ये बता रहे हैं कि तब्दीली फौरी तौर पे नहीं आती, तो फिर आपका स्लोगन क्या था? आपने जो कंटेनर पर खड़े होकर इलेक्शन कैंपेन के दौरान वादे किए थे, उसको पूरा करने के लिए को बाहर से बंदा इंपोर्ट करना पड़ेगा या आप किसी मोजज़े का इंतजार है? तो आप बुखारी साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये वादे और ये जो बुलंदबांग दावे किए थे, पीटीआई ने की थी, तो वही सब कुछ अब फेस करना पड़ता है। इसके अलावा कल एक बात की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, पहले भी करते रहे हैं, कि जब हमारे वक्त में जब हम बच्चे थे, छोटे थे, उन्होंने कहा कि तब गवर्नमेंट अस्पताल और स्कूल्स गवर्नमेंट के बड़े अच्छे थे 70 की दहाई में, उसके बाद सब कुछ तब्दील हो गया, हालात बिगड़ गए, अब हमें वापस उस तक लेके जाने के लिए बड़ी कोशिश और मेहनत चाहिए। ऑब्वियसली ये तो हम सबको मालूम है कि हालात बिगड़े हैं, लेकिन क्या वाकई इतने अच्छे थे? आप भी देखते होंगे क्योंकि 70s में क्या माहौल था सरकारी अस्पतालों का और इसके साथ ये इंस्टीट्यूट्स का, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जैसी नेशनलाइजेशन हुई सब कुछ तबाह हो गया। अगर आप उनकी बात मान भी लें कि ये ठीक है, तो पिछले 7 साल में केपीके में तो वहाँ अस्पतालों की एक लाइन लग जानी चाहिए थी और वहाँ पर तो ऐसे अस्पताल होने चाहिए थे कि दुनिया भर से मरीज आके वहाँ दाखिल होना चाहे। वहाँ तो 7 साल में आप नहीं बना के दिए। और जिन अस्पतालों की बात आप कर रहे थे, उस वक्त उसका ताल्लुक पॉपुलेशन से है, उस वक्त उसका ताल्लुक लीडरशिप और गवर्नेंस से है। गवर्नेंस आपसे हो नहीं पा रही है। दवाइयाँ आपने खत्म कर दी हैं, 500% दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं। इमरजेंसियों में चौधरी परवेज
जुलाई के दौर में मुफ्त दवाएं मिलती थी, आपने वहाँ हर चीज बंद कर दी है। फिर आप ये ख्वाहिशात कर रहे हैं। हमने इमरान खान साहब को वोट किया, आपने और मैंने या लोगों ने इसलिए थोड़ी दिया था कि वो हमें आके बताएं कि आज से 50 साल पहले तो बहुत अच्छा था, अब सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया। तो आप काहे के लिए तशरीफ लाए थे? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है। बुखारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और कल दौरा लाहौर और वज़ीर कल ख़िताब किया ऐवान इकबाल में इंसाफ डॉक्टर्स फोरम से, उस हवाले से आप हमें बता रहे थे मामलात बिल्कुल ठीक हैं कि पिन पॉइंट ज़रूर करनी चाहिए, माजी की गलतियों को भी मेंशन करना चाहिए, लेकिन वहीं पर अबूज़र अगर आप ख़ुद प्रैक्टिकली इस तरह के इकदाम उठा रहे हों जिससे आवाम को रिलीफ मिले तो ही उन तमाम बातों का फ़ायदा होता है। लेकिन इन द एंड ऑफ द डे जब आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, वो चाहे इन्फ्लेशन की सूरत में हो, वो बेरोजगारी की सूरत में हो, तो फिर उन बातों का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जी हाँ, अब हम खबर डिस्कस करने जा रहे हैं कोविड-19 की। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र अब वफाकी हुकूमत ने मज़ीद SOPs जो हैं वो सख्त करने का ऐलान कर दिया है और उन SOPs के तहत तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ यानी कि तमाम मार्केट्स, तमाम दुकानें 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। बिल्कुल, और आज से मुल्क भर में मास्क पहनना भी लाजमी होगा। नेशनल कंट्रोल एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर को रोकने के लिए सख्त इक़दाम का ऐलान किया है और आज से मुल्क भर में फेस मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है, जबकि अस्पतालों में, मेडिकल स्टोर्स के अलावा तमाम कमर्शियल सरगर्मियां जो हैं वो रात 10 बजे तक बंद करने का हुक्म भी दिया गया है। आपको याद होगा अबूज़र, जब लॉकडाउन ईज आउट होना शुरू हुआ था और आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ था, तब ये इकदाम उठाए गए थे कि टाइमिंग्स फिक्स कर दी गई थी, डेज फिक्स कर दिए गए थे, वीकेंड्स के ऊपर मार्केट्स को बंद किया गया था। लेकिन अभी वीकेंड्स वाला एलिमेंट तो ऐड ऑन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा सा रिवर्स गियर लगा है और हम वापस उस तरफ जा रहे हैं। तफरीही पार्क्स जो हैं वो कहा जा रहा है कि 6 बजे बंद हो जाएंगे। तमाम सूबों को ये हिदायत भी जारी कर दी गई हैं क्योंकि मस्बत केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फेस मास्क के साथ साथ आवाम को ये तलकीन की जा रही है कि घरों से बाहर सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए निकलें। सरकारी और निजी दफातर में भी मास्क पहनना लाजमी होगा। पब्लिक प्लेसेस के ऊपर तो ख़ास तौर पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। तमाम शॉपिंग मॉल्स, तमाम बाजार, तमाम दुकानें रात 10 बजे बंद हो जाएंगी एक्सेप्ट फॉर मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स जो कि ऑब्वियसली इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर आते हैं तो वो खुले रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी 10 बजे बंद होगी। शादी हॉल्स तो पहले ही 10 बजे बंद होते हैं, लेकिन अब उसके ऊपर मजीद स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इसके साथ साथ चूंकि स्मॉग भी ऐड हो रही है तो कोरोना और पंजाब में खास तौर पर स्मॉग के हवाले से अब गवर्नमेंट फोकस्ड है कि इसको कैसे कंट्रोल रखना है और आवाम से SOPs को फॉलो करना है। और मेरे ख्याल में इसकी बड़ी वजह यह है कि आवाम ने उस तरह से टेक केयर नहीं की है। हमने देखा कि 85 to 90% लोगों ने मास्क पहनना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत दफ़ा कहा कि आप लोग मास्क पहनें क्योंकि यही हमें बचा सकता है। लोगों ने मास्क पहनना बिल्कुल छोड़ दिया और बिल्कुल ईजी हो गया। उसके बाद दोबारा से एक लहर आई है, 3% पॉजिटिव रेट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, हम इसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये इकदाम किए गए गवर्नमेंट की तरफ से और ये बड़े ज़रूरी इकदाम हैं। आपने देखा है कि यूरोप में इस वक्त प्रॉपर तरीके से आ चुकी है सेकेंड वेव और उसकी वजह से हज़ारों मरीज़ रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे मुल्क में भी वही सिचुएशन हो जाए, इसीलिए अभी टाइमली मेरे ख्याल में ये कदम लिया गया है। बड़ा अच्छा है कि अभी कह दिया गया कि SOPs को फॉलो करें और इसको कानून बनाया गया है, इसको फॉलो लेकिन अब आपने करना है और अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल, और अलार्मिंग सिचुएशन तो है। कहाँ 300 साढ़े 300 के करीब हम केसेस को ले गए थे डाउन करके 7000 से, और अब दोबारा से 700 800 मुसलसल ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये अलार्मिंग है और इसको उसी अलार्म्ड सिचुएशन की तरह ही हमने हैंडल करना है। ईजी नहीं होना, जहाँ पहली लेयर में पाकिस्तान की तारीफ हुई थी और अब आप देखें कि दोबारा से अगर हम सेकंड वेव का जिक्र कर रहे हैं तो अब उधर फिर हम सब, सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है, अब हम सबको अपना रोल प्ले करना बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें हमने अपना रोल भी प्ले करना है। गवर्नमेंट किस तरह से इसको एग्जीक्यूट करवाएगी, फॉलो करवाएगी, इसके लिए हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने। कोरोना के हवाले से बात की जा रही थी कि लोग बहुत ईजी हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतर रहा कोरोना के दिनों में। गवर्नमेंट ने भी बड़ी कोशिश की, आवाम ने भी सपोर्ट किया, लेकिन दोबारा से सेकंड वेव आने के अब लग रहा है कि आ चुकी है। उसके लिए ये तमाम जो SOPs को फॉलो करवाने की जो कोशिश की जा रही है, ये प्लान जो बनाया गया है इसकी एग्जीक्यूशन कैसे की जाएगी, इस पर ज़रा कुछ बताइएगा।
जी, बहुत शुक्रिया सीमन एंड अबूजर। बेसिकली आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सेकंड वेव आ गई है और उसमें पिछले वाले पिछला जो फर्स्ट वेव थी उसके साथ इसको इसलिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये कबल अज वक्त होगा कि शायद अभी भी हम बच जाएंगे या उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी। उसकी वजह ये कि पिछली दफा जब ये वेव पाकिस्तान में ये एंटर हुआ तो गर्मी आ रही थी तो हमें वेदर की सपोर्ट रही। अभी आपको पता है कि इस सीजन के अंदर तो ऑलरेडी इन्फेक्शन, फ्लू और ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये वेव जो मतलब अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि ये अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स तो लेनी ही लेनी है। उसके अलावा अपनी डाइट और बाकी सारी जो इन्फेक्शन से बचने की जितनी भी चीजें हैं उनको हमें इसलिए करना पड़ेगा कि इसमें तो ऑलरेडी आपको पता है ना इन्फेक्शन, फ्लू वगैरह की रेशियो ज्यादा रहती है। तो अगर एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं किया गया तो ये ज्यादा हमारे पे टफ साबित हो सकता है। ये तो बात हो गई कि सेकंड वेव के हवाले से। बाकी जो आपने पूछा कि इसके जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसमें आपको पता है कि फर्स्ट शील्ड जो है हमारी प्रोटेक्शन की दैट इज मास्क। और मास्क के ऊपर पॉलिसी गवर्नमेंट की ये कि हम जीरो टॉलरेंस दिखाएंगे और उसके ऊपर हमने वर्किंग शुरू भी कर दी है। मसलन हमारे कुछ जब ये सेकंड वेव वाज अबाउट टू कम तो हमने जो मार्केट्स हैं जो जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहाँ पे हमारे आप यूं कह सकते हैं कि हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने छापे भी मारे। छापे किस तरह से कि क्लाइंट बन के कि कहाँ पे एसओपी फॉलो हो रहे हैं कहाँ पे नहीं, और हमने बहुत सारी जगहों को सील भी किया। इस दफा ज्यादा सख्ती से काम लिया जाएगा। वजह यह है कि अब लोगों को सब अच्छे से पता है कि ये फॉलो करना कितना जरूरी है और सबसे पहले वो ना सिर्फ अपनी जिंदगियों को खतरे में डालेंगे बल्कि अपनी कम्युनिटी को भी और उसके स्प्रेड का वजह भी बन सकते हैं। दैट्स व्हाई अभी जीरो टॉलरेंस दिखाई जाएगी और उसमें हम सबसे ज्यादा शुक्रगुजार है आप लोगों के, मीडिया के। पिछली दफा भी मैं अगर ये कहूँ कि मीडिया का रोल सबसे अच्छा रहा तो वो गलत नहीं होगा। और अभी भी आप लोगों ने बर वक्त जिस तरह से लोगों को आगाह कर रहे हैं ये बहुत अच्छी चीज है। मुसर्रत साहिबा आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की है जी, आपने एक बात बड़ी जबरदस्त की है कि जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी क्योंकि मुतहम्मिल नहीं हो सकता हमारा मुल्क कि दोबारा से हमारे केसेस बढ़ना शुरू हों। लेकिन एक चीज जो मैं ऐड कर दूं कि अब शादियों का सीजन भी है, अब इतनी सारी शादियां भी आ रही हैं और वहां पर ये कह दिया जाता है कि इट्स अ प्राइवेट इवेंट और वहां पर अगर एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा तो उसके ऊपर कैसे जीरो टॉलरेंस शो करेगी ये हुकूमत? क्या प्लान बनाया गया है? एंड ऑल्सो लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है अपनी ईयर्स एंड आइज बनने के लिए कि मैं अगर कहीं वायलेशंस देख रही हूँ तो मैं गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर सकूँ कि यहाँ आए एंड मेक श्योर करें कि ये वायलेशंस नहीं हो रही हैं। जी, जबरदस्त पॉइंट आपने उठाया है। देखें, सबसे पहले तो जब हमने ये बैन उठाया था शादी हॉल पे और इस तरह की एक्टिविटीज पे तो उस वक्त सिचुएशन और थी। तो आपको पता है कि एनसीओसी अब आगे जो डे टू डे मैनेजमेंट होगी डिसीजंस की भी फैसले हमारे जो पहले हुए हैं जो रिलैक्स किया था उनको भी रिविजिट किया जाएगा। बट अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे सिचुएशन आगे वो आप सब लोगों को खुद नजर आ रही होगी बिकॉज हमने पहले भी एक्चुअल रिपोर्टिंग की थी। जो जितने केसेस थे जितनी खुदा ना खास्ता डेथ्स थी जितनी रिकवरीज थी इसी तरह ही लोगों को खुद भी ये नजर आ रहा होगा। और बहुत सारी चीजों को हमें रिविजिट करना पड़ेगा। जो पहले रिलैक्सेशन थी वो अब रिलैक्सेशन नहीं रहेंगी। एक तो ये मैं बता दूं। दूसरा जो मैं अर्ज करूं कि इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बनती है हमारी इंडिविजुअल, हमारी अपनी बनती है। गवर्नमेंट देखें, गवर्नमेंट के पास 22 करोड़ नफरी है ही नहीं ना किसी भी तरह की एडमिनिस्ट्रेशन की कि वो हर बंदे के ऊपर एक बंदा वॉच रखे। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें बिल्कुल इसमें हम ये आपका मुझे बड़ी अच्छी लगी है तजवीज कि शहरी भी रिपोर्ट कर सके। जैसे हमारी पंजाब कीमत ऐप है तो इस तरह की ये एनसीओसी के आगे ये तजवीज रखूंगी कि हमको इस तरह का भी एक नेटवर्क बनाए जिसमें हमें उस जैसे फर्ज करें कि महंगाई के ऊपर हमारी टाइगर फोर्स उस पोर्टल पे जाके बताती है कि जी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, जखीरा अंदोजी है। तो इसी तरह अगर हम ये भी कर लें तो ये बड़ा जबरदस्त एक हेल्पफुल टूल के तौर पर हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि जहाँ पे भी ये किया भी जाना चाहिए। टाइगर फोर्स का भी यही काम है कि वो भी आइज एंड एयर्स होती हैं, वो भी करे इसमें मामलात और आम जो सिटीज़न हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें, ये बड़ा ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है कि आप सील तो कर देते हैं दुकानों को या फिर किसी रेस्टोरेंट को या फिर कहीं पर इदारे को कि अगर वहाँ पर एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रहे, आम शहरी मास्क नहीं पहन रहे हैं, कुछ इस तरह से बात हो रही है कि इनको फ़ाइन किया जाए क्योंकि फ़ाइन अभी तजवीज़ नहीं हुआ कि फ़ाइन किया जाए शहरी अगर मास्क नहीं पहनते। इस्लामाबाद में है लेकिन यहाँ पर बाकी पंजाब में या मुल्क में नहीं हो रहा, इसके लिए कुछ है तजवीज़?
जी बिल्कुल। अबू सर, उसमें इस्लामाबाद की जो बात है ना, इस्लामाबाद आपको पता है कि थोड़ा सा इन्फेक्शन रेशियो वहाँ पे पहले भी ज्यादा रही और अभी तो इट्स अबाउट टू कम, तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी फर्क है पंजाब की निस्बत। और पंजाब इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा लकी रहा पिछले सारी वेव में भी और आगे भी। उसकी वजह एक तो अवाम का, मीडिया का तामुन, अवाम का तामुन और फिर अल्लाह का करम। मैं तो नंबर 1 पे हमेशा रखती हूँ। और लेकिन अब हमें इससे ज्यादा विजिलेंट रह के और सबको एक पेज पे आके जब हम इसको रूल्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट्स भी उसी तरह ही आते हैं। उसमें हम पंजाब में ये करने जा रहे हैं इनिशियली तो नो मास्क नो सर्विस, अब ये इम्प्लीमेंट होगा। जिस जगह पे वायलेशन हुई तो जो कारोबारी हजरात है उनको इसकी सेंसिटिविटी का इसलिए पता है कि पहले कितना नुकसान हुआ। तो किसी एक शख्स की वजह से उनकी शॉप बंद होगी तो वो कभी भी ये चीज उनके बारे में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आगे पिछली दफा भी जब ये सारी रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की बात आई थी तो आपको पता है कि हमारे वार्डन ने भी रोका, लोगों को फाइन भी किए और ट्रेवल नहीं करने देते थे बाइकर्स पे, ये वो। तो वो सारी चीजें अब दोबारा से एक्सरसाइज होंगी। बीच में इसलिए रिलैक्स हुआ कि सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन बिल्कुल फर्क है। और इसमें आप देखेंगे कि हर तरह के SOPs पे हम हर सूरत अमल दरामद करेंगे। इंशाल्लाह। मैंने अर्ज किया कि ये वाला मौसम ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, मौसम ज्यादा खतरनाक है। बाकी वायरल इन्फेक्शंस भी इसी मौसम में होते हैं, स्मॉग का खतरा भी है, कोरोना की सेकेंड वेव, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। आपने ये बात बिल्कुल ठीक की, नो मास्क नो सर्विस। और मैं खुद उसको भुगत चुकी हूँ, मुझे बहुत दफा बेकरी से बाहर निकाल दिया कि अगर आपकी गाड़ी में मास्क पहना है तो पहन के आए, अदरवाइज आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। वेल, थैंक यू सो मच मुसर्रत साहिबा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। और इसके साथ साथ एक और मसला है जो कि आवाम का मसला है, वो चाहिए, वो है महंगाई का मसला। रोज़ बरोज़ इसमें इजाफा हो रहा है, आवाम परेशान है और उसकी वजह यह है कि दावे किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, महंगाई को 1 हफ्ते का टाइम देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा, गवर्नमेंट भी कह रही है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। बिल्कुल, वो अशियाए खुरानोश हों, वो सब्जियां हों, वो फल हों, वो आटा हो, वो चीनी हो, वो दालें हों या फिर अद्वियात हों, कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं और आवाम अब किसी तौर कंट्रोल नहीं कर पा रही अपनी इन तमाम मसाइल को, इन तमाम चैलेंजेस को जो उनको फेस करना पड़ रही हैं। इस पर हमने मुख्तलिफ शहरों से लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इस महंगाई के हवाले से उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या समझते हैं कि वाकई में महंगाई गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसियों की वजह से है या फिर जो माफिया जिसका जिक्र बार बार प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं वो इतना सरगर्म है कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। वज़ीर-ए-आज़म साहब ला नहीं सकते तो फिर इन्हें वजारत में आने का शौक क्या था। इन्होंने बड़े अरसे तक आवाम से कहा था कि मैं रद्दोबदल कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, आवाम को नौकरियां मिल जाएंगी और हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। बिजली के जब 8 रुपये यूनिट थे तब बिल फाड़ने का हुक्म दिया जा रहा था। अब बिजली का जो यूनिट है वो 18 से 20 रुपये का है, अब बिल क्यों नहीं फाड़े जा रहे? अब आवाम किधर जाए? आवाम को चीनी की लाइनों में लगा दिया, आटे की लाइनों में लगा दिया, वो आटा जो 15 दिन बाद काला और पीला हो जाता है, जो 860 रुपये का आवाम को थैला मिल रहा है वो खाने के काबिल नहीं है। आवाम को इंसाफ तो कम अज़ कम मिलना था। ये कौन सी तब्दीली आवाम को दिखा के तो गुर्बत की तब्दीली में ले आए हैं, गुर्बत की चक्की में पीसा जा रहा है आवाम को। जी मैं इस पर यही कहूँगा कि ये देखें कि जो अब हुकूमत जो है, इसी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेट्स से वो लगाए हैं ना, तो इसलिए ये एक दूसरे पे ये जो वो जुर्म है वो डालने की बजाय वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि इसकी ज़िम्मेदारी खुद कबूल करें। और अगर तो वो इस चीज़ पे, महंगाई पे, बेरोज़गारी पे और वो जो मुल्क में अब दोबारा से दहशतगर्दी फैल रही है, इस पे नहीं काबू पा सकते तो वो उन्हें चाहिए कि वो रिज़ाइन कर जाएं और पाकिस्तान की जान छोड़ें। जी महंगाई के ख़िलाफ़ हम यही कहना चाहेंगे कि गरीब तो मांग लेगा और अमीर तो उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और पिस्ता इसमें आके सफ़ेद पोश तबका है हमारे जैसा, जिसको तो फैसलाबाद के लोग तो वाकई बड़े परेशान हैं। ये सिर्फ फैसलाबाद के लोग नहीं हैं, सब पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं ऑब्वियसली। और हमने भी कोशिश की कि हर शहर से कोशिश करेंगे आप तक बात पहुंचाएं कि लोग क्या कह रहे हैं। मेंशन की वो मुतवस्सित तबके की थी, जो मिडिल क्लास है बेसिकली वो तबका है जो पिस्ता चला जाता है, जिसकी बजटिंग बिल्कुल अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स होती है। और जैसे ही महंगाई ऊपर नीचे होती है, 10-20 रुपए का भी फर्क पड़े तो उनका पूरे महीने का बजट जो है वो डिस्टर्ब होकर एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा मुतासर महंगाई से ये तबका एग्जैक्टली जो मॉडरेट क्लास होती है, जो मिडिल क्लास होती है, वो एक इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होती है और अगर वही इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो वो सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है किसी भी कंट्री की मईशत के लिए। फैसलाबाद के शहरियों ने जो कहा वो अभी आपने देखा, इस्लामाबाद के शहरियों से भी हमने बात की है, वो भी आपको दिखाते हैं। पे डाला जा रहा है, आलिनाल तो वज़ीर-ए-आज़म है, वो जो चाहे कर सकते हैं।
मतलब ये तो अपने सिर पे से ब्यूरोक्रेसी पे डाल रहे हैं। वज़ीर आज़म जो फैसला लेंगे वो ब्यूरोक्रेसी के हर कोई मानेगा। उनका को चाहिए कि इसके ऊपर मतलब अमल करवाएं। हो सकता है ब्यूरोक्रेसी जो है ना आजकल थोड़ी बहुत आउट ऑफ कंट्रोल लग भी रही है। इनको इमरान खान को चाहिए कि जो है ना ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और प्राइस जो है ना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को कहें कि प्राइस जो है ना उसको डाउन करें। खान साहब तो कुछ भी नहीं कर सकते, इनके बस में है ही नहीं है। ये तो डमी है, ऐसे बैठे हुए हैं, बस हम ये करेंगे वो करेंगे, इतने ने सुहाने ख्वाब दिखाए थे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बिल फाड़ देंगे, कम कर देंगे, कुछ भी नहीं किया। क्या वज़ीर आज़म के पास इतना अथॉरिटी नहीं है कि वो बंदों को सीधा कर ले? वज़ीर आज़म साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। तो इस टाइम मुश्किल हालात में तो महंगाई बहुत है, तो जो हमारे बैक साइड पे होते हैं, जितने बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो भी नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं महंगाई का। तो गवर्नमेंट अपनी जगह ठीक है, अभी नई गवर्नमेंट है, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा। चलें, कुछ लोग जो है ना वो पॉजिटिव भी हैं इस हवाले से कि अभी नई गवर्नमेंट है, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि खान साहब ने सुहाने ख्वाब बहुत दिखाए थे, और ख्वाबों का मसला फिर अबूज़र ये होता है कि हमें जल्द फ़ौरन ओवरनाइट रिजल्ट भी चाहिए, और वही बात है। सो आई थिंक दैट व्हाट इज कॉजिंग डिसअपॉइंटमेंट। एग्जैक्टली। और फिर 90 डेज़ के वादे, फिर 1 साल, फिर 2 साल, अब 2.5 साल हो चुके हैं। ऑब्वियसली लोग भी परेशान हैं, और महंगाई के ऊपर फिर एक तरफ ये भी कहा जाता है कि दावे किए जा रहे हैं कि हम कर लेंगे कंट्रोल, 1 हफ्ते का टाइम देंगे, 3-4 दिन में हम कुछ ऐसा करेंगे महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। फिर होती नहीं है ना जब, तो फिर लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। इसी तरह मुल्तान के शहरी परेशान है कि महंगाई पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, वो भी आपको दिखाते हैं। आ जाती है कि आप लोगों ने घबराना नहीं। अगर देखा जाए हुकूमत तो हम देख रहे हैं ना, वो इतनी सीरियस है कि महंगाई के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले ले। न ब्यूरोक्रेसी में कोई इतना एक्टिव बंदा है जो ये एक्शन ले कि मतलब महंगाई में किस तरह ख़त्म कर लूँ। इनके पास कोई सीरियस बंदा है नहीं कि वो महंगाई के ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले। माफिया तो ताकतवर हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लेने वाला कोई नहीं है। हुक्मरान ऐसे हैं कि मतलब हर अपने ऐश अशरत में जी रहे हैं, लेकिन कोई आवाम के बारे में पूछ नहीं रहा सकता। अभी आवाम किस हालत में किसी को नहीं पता है। यही करप्ट माफिया हैं सारे। अब आके इमरान खान बहुत अच्छे इंसान है, हम तो ये समझते हैं, क्योंकि इसकी वजह से अब इंशाल्लाह कंट्रोल आएगा 1.5 तक। अभी तो है मुश्किलात, अभी 2.5 साल सहारा हुआ उसे। इंशाल्लाह 1.5 तक उम्मीद है जाके कि इमरान खान के साथ हैं हम इंशाल्लाह। महंगाई आपके सामने है किस तरह है। 2 दिन होते हैं, आटा नहीं मिलता, आटा इतना महंगा हो गया है, समझ नहीं आ रही। 2.5 साल हो गए हैं हुकूमत को आए हुए, कोई एक वादा पूरा नहीं हुआ जिसे कहते हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा जो इमरान खान साहब ने पहले बातें की थी। ब्यूरोक्रेट्स को चाहिए, वो 17 स्केल या 18 स्केल उनके पास होता है, पूरा ज़िला होता है उनके पास, उन्हें पता होता है भाई ज़ख़ीरा कहाँ पड़ा है खुराक का या जो भी। अच्छा जी, वही बातें बहुत की थी, वादे बहुत किए थे इस हुकूमत ने, लेकिन डिलीवर नहीं कर पाए और आवाम डिसअपॉइंटेड है। और जब इंसान मायूस या डिसअपॉइंटेड होता है किसी चीज़ से, एक तो दिल बहुत टूटता है अबूज़र, दूसरा जब आपका गुजारा भी नहीं हो रहा होता और इतने मसाइल और चैलेंजेस होते हैं, फिर आप मेंटली मजीद अपसेट हो जाते हैं। किसी से उम्मीद बांध लें और वो पूरी ना हो ना, एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो, तो वाकई में कोई कई दफ़ा ना हर शख्स का एक अंदाज़ होता है गुस्सा निकालने का अपना, जब डिसअपॉइंटमेंट का। कभी ऐसा हुआ है कि अगर आपको गुस्सा चढ़े या डिसअपॉइंट हो तो आप अपनी इसी चीज़ का नुकसान कर दें? कुछ लोगों को आदत है टीवी तोड़ देते हैं, कुछ घर में कोई चीज़ पड़ी उसको तोड़ देते हैं बहुत, और हमने ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स भी रिपोर्ट किए हैं यहाँ पर। लोग अपनी परेशानी, मेंटल परेशानी से परेशान होकर जो है वो रिएक्शन देते हैं। तो फिर एक आपको स्टोरी सुनाते हैं। हुआ ये है जी कि रूस के एक व्लॉगर हैं जिनको इतना गुस्सा चढ़ा कि उन्होंने $1,70,000, मतलब वो पता नहीं 2.5-3 करोड़ रुपया बन जाता है, वो इन्होंने अपना नुकसान कर दिया। वो किया कैसे? अपनी गाड़ी जला दी थी, अपनी गाड़ी जला दी, मर्सिडीज गाड़ी को आग लगा दी। ये गाड़ी जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको आग लग जाएगी जी। अभी ये आग लगाएंगे क्योंकि इन्हें फ्रस्ट्रेट यूँ हुए थे कि गाड़ी को बार बार वो ठीक करवाते थे, वर्कशॉप जाती थी, वापस आती थी, गाड़ी जो है वो फिर कोई ना कोई इशू क्रिएट कर देती थी। उनसे मसला सेटल नहीं हुआ, ना कंपनी से मसला सेटल हुआ। इन्होंने ये किया कि गाड़ी को पेट्रोल छिड़का और उसको आग लगा दी है। अब मैं तो काउंट कर रहा हूँ कि $1,70,000 बनते कितने तकरीबन। प्रॉब्लम्स जो हैं आप देखिए और उनका रिएक्शन देखें कि गाड़ी को ही आग लगा दिया। I wonder गाड़ी इंश्योर्ड होगी या नहीं होगी? नहीं, उन्होंने खुद आग लगाने के बाद क्या इंश्योरेंस क्लेम हो सकती है या नहीं हो सकती? फुटेज बन गई है, देख लिया लोगों ने कि खुद आग लगाई है, इनको तो पैसे भी नहीं मिलने। He was actually making a vlog out of it, I think. देखें क्या कर रहे हैं, अपना 3 करोड़ रुपया कैसे उन्होंने जलाया गुस्से में आकर।
लोग मतलब इस हद तक भी जा सकते हैं। और अब इस वक्त अब ये वीडियो भी इनकी बहुत सी दुनिया देख रही है। देखिए किस तरह इजी बैठे हैं वो, देखें जरा उनको। और आप देखें कि कुछ ये खा भी रहे हैं बाहर बैठ के, डिटेल्स के मुताबिक सिर्फ 15 बारबेक्यू किया इन्होंने बाहर बैठ के। फिर सिर्फ 15 किलोमीटर ये गाड़ी चली थी, जो आप 3.5 करोड़ ऑलमोस्ट पाकिस्तानी बनते वैसे हैं। ये क्लेम कर रहे थे कंपनी को, शायद उनको ये वापस कोई नई गाड़ी दे देते, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा चढ़ गए इन्हें। खैर एनीवेज इनकी मर्जी है, गाड़ी भी इनकी, इंटरनेट आग भी सोशल इन्होंने मीडिया पर लगाई। आप देखें ना, वीडियो वायरल हुई, न्यूज़ डिस्कस हो रही है, एंड ही गॉट फेमस एंड ही वाज अ व्लॉगर। तो मुझे लगा कि ये शायद उनका एक पॉइंट है जिसको वो स्कोर करना। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है। लेकिन देखिए ना, बेसिकली शूट किया और आप मनाजर भी देखें कि पूरा एक वीडियो सेटअप लगाया हुआ था एग्जैक्टली, जो उन्होंने ऊपर वाला शॉट लिया साइड से पूरा। तो आई थिंक इट कैन बी अ पब्लिसिटी स्टंट एज वेल, कि बस गाड़ी नहीं ठीक हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है ना जब बंदा, तो किस हद तक भी जा सकता है। तो ये एक उसकी एक्सट्रीम मिसाल है कि आप अगर आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, लोग अपनी जिंदगियां खत्म कर लेते हैं, मतलब इतनी ज्यादा होता है। तो ये तो एक गाड़ी नहीं होना चाहिए। कीप योरसेल्फ काम, आप नर्व्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ट्राई टू फाइंड स्मॉल थिंग्स इन योर लाइफ, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाश करें। प्रॉब्लम्स मसाइल सबके साथ आते हैं, वो चाहे फाइनेंशियल हो, मटेरियलिस्टिक हो, इमोशनल हो। मसला सिर्फ तब होता है कि जब आप उसको एक्सट्रीम साइड पर ले जाते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, छोटे छोटे जेस्चर्स पर जब आप पकड़ना शुरू हो जाएंगे तो आपके आहिस्ता आहिस्ता, मुझे कहते हैं ना, ट्राई टू फील पॉजिटिव। मजबूरी में जबरदस्ती आपको फील कराएं, आप खुद ब खुद बेहतर होना। कुछ अच्छा भी हो रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, आप वो देखें, कुछ अच्छी चीज़ें देखें, कुछ अच्छी चीज़ों के ऊपर नज़र रखें। नेगेटिव चीज़ें तो होती हैं ज़िंदगी में, लेकिन उसके ऊपर अगर ज़्यादा नज़र रखेंगे तो परेशान भी होंगे, फ्रस्ट्रेशन भी होगी और कोई इंतहाई कदम आप उठा लेंगे। तो उससे बचने के लिए सिर्फ पॉजिटिव साइड को देखें और पॉजिटिव फील करें, तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी भी आ जाती है। बिल्कुल, एंड पॉजिटिव आती है सिर्फ उम्मीद से, उम्मीद ज़रूरी है। इसी के साथ हम एक ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और कल एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने में जब आई तो एक दिल परेशान भी हुआ और एकदम से ये सोच आई कि अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो जी हाँ, ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग मौजूद हैं जो एक लड़की को इंसान नहीं समझते और हमेशा कहीं ना कहीं ऐसी रिवायात की भेंट चढ़ा देते हैं जहाँ पर ना सिर्फ उनकी इज्जत नफ्स बल्कि ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। और मैं जिक्र कर रही हूँ घोटकी का, जहाँ पर लड़की को पसंद करने पर जरगे ने 2 कमसिन बच्चियां वनी करने का हुक्म जारी किया। बिल्कुल, अब ये बात समझ में नहीं आती कि ना ही जरगे अब लीगल हैं, ना ही वनी करना लीगल है, क्योंकि ये सख्त सज़ा है कानून में। लेकिन फिर भी ये हमारे माशरे में हो रहा है, ये बड़े अफसोसनाक सिचुएशन है। गांव अजमत कोलाची में जी बासर वडेरे ने नूर मोहम्मद, जिसका नाम है फ़िदा हुसैन, पर सियाकारी का इल्ज़ाम लगाया। बच्चियों के वर्सा का जरगे का फ़ैसला मानने से इनकार। ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने सामने आए और बोले हैं कि हम ये फ़ैसला नहीं मानते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये मामला है, वनी कैसे कर रहे हैं लोग अभी भी, ये कैसे ऑपरेट हो रहा है जरगा, क्यों ऐसा हुआ, ये वाक़या क्या है। फिर हम इसकी अपडेट ले लेते हैं। ज़फ़रुल्लाह भुट्टो हमारे साथ हैं, हमारे नुमाइंदे घोटकी से। ज़फ़र बताइएगा, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या कल हमने देखा, टीवी पर रिपोर्ट हुआ, पहले इसकी तफसील बताएं, फिर इसके ऊपर बात करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये घोटकी का इलाका है, यहाँ पर जरगा बुलाया गया। बासर वडेरे ने यहाँ पर जरगा बुलाया। 2 कमसिन मासूम बच्चियों को वनी करने की फतवा भी सुनाई गई और 10 लाख रुपए वो भी उसमें फतवा सुनाई गई और 2 एकड़ जमीन भी जो है वो देने की फतवा सुनाई गई। मैं तफसीलन आपको आगाह करूँ कि ये स्याकारी का मामला है, घोटकी का इलाका है, अजमत कोलाची, जहाँ पर बासर वडेरे नूर मोहम्मद कोलाची ने नौजवान फ़िदा हुसैन पर स्याकारी का इल्ज़ाम लगाकर जरगा बुलाया और उसकी 2 बच्चियां और जो है वो वनी करने का जो है फतवा सुनाया। और जरगा उनके वर्ता ने मानने से जब इनकार किया, उन्होंने एहतजाज किया घोटकी प्रेस क्लब के सामने। तो वडेरे की जानिब से उनको मुसलसल धमकियां दी जा रही थी और जब इस मामले का टीवी चैनल पर रिपोर्ट हुई तो इस मामले का एसएसपी घोटकी ने भी फौरी तौर पर नोटिस ले लिया और एसएसपी घोटकी ने इस मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ज़फ़र, ये बताइएगा, वनी की गई जो बच्चियां हैं उनकी एज क्या है? जी बिल्कुल, उनकी एज एक की बताई जा रही है जो 2 साल और एक 30 साल बता रही है, 4 साल 3-4 एक साल बच्ची की उम्र आप कह रहे हैं 2 साल और दूसरी बच्ची की 3-4 साल।
जी जी। इन छोटी बच्चियों को वनी करार दिया गया है। जिरगा तो वैसे ही इलीगल है, तो कैसे ये ऑपरेट करता है? अब सारा मामला सामने आ गया तो आसानी नहीं होगी पुलिस को इस पूरे मामले को देखने में? जी बिल्कुल, देखें ये वनी का मामला जो होता है, ये जरगे जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काफी टाइम पहले इनको जो है गैर कानूनी करार दे दिया गया था, लेकिन ताहाल घोटकी जिला वो वाहिद जिला है, घोटकी और कंदरकोट ये अंदरूनी डिस्ट्रिक्ट जो भी है, इनमें सुप्रीम कोर्ट की जो हुकामात होते हैं उनको हवा में उड़ा दिया जाता है। अभी तकरीबन आपको मैं आगाह करूं कि 24 न्यूज पर मैंने कुछ ही माह पहले ही 2 ऐसे रिपोर्ट किए थे जिसमें वो भी बात और वडेरे ने ऐसे जरगे किए थे। तो बेसिकली वाकयात ऐसे होते रहे हैं, तो पुलिस कार्रवाई करने के लिए अब तैयार है कुछ कर रही, क्योंकि अब तो सब कुछ सामने है, जिरगा भी बना हुआ है यहाँ पे और यूं वनी भी किया जा रहा है, मतलब कितनी एक्टिव नजर आ रही पुलिस आपको? एक दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं इस सारे मामले में, जिसने ये जरगा बुलाया है नूर मोहम्मद कोलाची, वो पुलिस का जो है वो अमलदार है, WHC है, हेड कांस्टेबल है, और इसके ताल इसके खिलाफ क्योंकि बटे भाई है पुलिस का, पुलिस ने इसके खिलाफ ताल यकदम जो है वो कार्रवाई नहीं की है। इसमें पुलिस ने ये फैसला लिया है कि इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद ही ठीक है कदम उठाएंगे। जफर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। बासर वडेरा कह देना ही आपका काफ़ी था कि ये बात समझ आ जाती है कि फिर किस तरह से प्रेशराइज किया जाता है और इस सिस्टम को अपनी तरह किस तरह से मोल्ड कर लिया जाता है। बट आई एम स्टिल स्टक ऑन द पॉइंट, 2 साल और 4 साल की छोटी बच्चियां, एक इतनी सी 2 साल की बच्ची जो नया नया चलना शायद शुरू होती है, उसको आप वनी में दे रहे हैं, उसकी शादी उसी एज में कर दी जाती है और फिर इंतज़ार किया जाता है कि वो एडल्ट हो और वो हमारी गुलामी करती रहे, जिस फैमिली में वो कंपनसेशन की सूरत में जाती हैं। कब तक लड़कियां कंपनसेशन बनती रहेंगी? ये रवायात हैं, ये सोसाइटी है हमारी। इंतहाई अफसोसनाक, और इस पर चूँकि कानून बन चुका है, जिरगे बैन हैं, इस तरह के वनी और कारोकारी करना बैन है, कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती, सोसाइटी हमारी कब सीखेगी, इस पर बात करेंगे। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा मौजूद हैं हमारे साथ, सोशल एक्टिविटीज़ हैं, उनसे हम बात करते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। वालेकुम सलाम, सुबह खैर। ताहिरा साहिबा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये वाक़यात को पहली दफ़ा तो हो नहीं रहे हैं, वनी कारोकारी और इस तरह से वाक़यात होते हैं, जिरगे के फ़ैसले आते हैं, कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये तो बैन है, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर अपनी डिक्री जारी कर दिया हुआ है, फिर क्या करें हम? मतलब इस तरह से वाक़यात आई जा रहे हैं, कुछ रोक नहीं रहे बारी पुलिस, बासर वडेरा कहकर खबर आगे निकल जाती है, क्या करें? बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल हमेशा पहल करता है और आज भी आप पीछे नहीं रहे। ये खबर एक तो ब्रेक की और दूसरा इस पर आप गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया और बहुत शाबाश। बहुत ज्यादा दिल खराश मामला और इसमें कानून का भी पहलू सामने आता है और मैं समझती हूँ मुआशरे का भी पहलू सामने आता है। और मुझे कहने दीजिएगा कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो मैं आपके तवस्सुत से, आपके चैनल के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से और उनकी 2 खातून उनके घर में उनकी बहनें बख्तावर और आसिफा से सवाल उठाना चाहती हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो और इस तरह के घिनौने बेईमाना वाकयात जो कि बिल्कुल गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर इखलाकी, गैर इंसानी, गैर मुनसिफाना है, ये हो रहे हों और आप खामोश बैठे हैं। ताहिरा साहिबा, ये सिर्फ सिंध का मामला तो नहीं है, इस तरह के इंसिडेंट बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा हुए, KPK में बहुत ज्यादा हुए, वनी तो लफ्ज ही पश्तो का है। और आप देखिए कि ये सिर्फ एक हुकूमत का मसला नहीं है, ये एज सोसाइटी हम फेल हैं लोगों को एजुकेट करने में, एज सोसाइटी हम फेल हैं इस तरह के इंसिडेंट्स को कंडेम करके उस पर आवाज बुलंद करने पर। आप मुझे एक थोड़ी सी मोहलत दे दें, मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि आप छोटी सी मोहलत मुझे दे दें। जरूर, मैं अपना जुमला तो कम से कम मुकम्मल कर लूँ। वनी का लफ्ज पश्तो का लफ्ज नहीं है जी, खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इसको स्वरा कहते हैं पश्तो जबान में, और पंजाब में और सिंध में वनी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ। और भी बहुत सारे और लफ्ज हैं जी, जाई है, बहुत सारी और सब्जेक्टी, बहुत सारी चीजें और इस्तेमाल होती हैं। और इसमें बहुत सारे कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, ये जो केस आप रिपोर्ट कर रहे हैं। 2004 में सिंध हाई कोर्ट ने
जिरगी और पंचायतों को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था 2004 में। उसके बाद आपके नुमाइंदे कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 2006 में जाके इनको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था, और फिर तवातुर के साथ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आखिरी फैसला 2019 में सुनाया गया है जिरगो और पंचायतों, और जब फैसला सुनाया जाता है तो उसके साथ हुक्म जारी किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एक तो मरकजी हुकूमत को और 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतों को वाज़ेह तौर पर हुक्मनामा जारी किया है कि तुम लोग फौरी तौर पर मरकजी पार्लियामान और सूबाई असेंबलियां जो हैं वो कानून साजी करें जिरगो और पंचायतों के खिलाफ। आपके जो नुमाइंदा हैं भुट्टो साहब, उन्होंने बहुत ही उम्दा रिपोर्ट पेश की है घोटकी से। थोड़ी सी तस्हीह कर दूं कि कानून वन्नी और स्वरा और जिरगों के खिलाफ नहीं है, वन्नी और स्वरा और बदले सुलह के खिलाफ जरूर कानून 2011 से, और वो भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने अपने और इक़्तिदार में बनाया था। मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मुनाफिकत देखिए कि एक तरफ बिलावल और बख्तावर और आसिफा बहुत ज्यादा रोशन ख्याल तरक्की पसंदाना सोच रखते हैं, जमहूरी सोच का मुजाहरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तरफ सिंध के, जो मैं कहना चाह रही थी बात सिंध की, क्योंकि ये वाकया घोटकी में पेश आया, चारसता मैदान में नहीं पेश आया, तो मुझे इजाजत दीजिएगा कि मैं आज की गुफ्तगू बिल्कुल लिमिट करके रखूं सिंध के ऊपर और खास तौर पे घोटकी के ऊपर। देखिए कौन लोग हैं जो कि जिरगे और पंचायतें बिठाते। मैं आपके नुमाइंदा भुट्टो साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने नाम लिया। आप लोगों ने उनको थोड़ा सा टोका के नाम लेने की जरूरत नहीं थी, बासर वडेरे कह देते, नहीं, उन्होंने बिल्कुल सही किया और कानून के मुताबिक बात की कि जिस शख्स ने, जिन अशखास ने ये जिरगा या पंचायत बिठाई थी उनका नाम लिया जाए। बिल्कुल तमाम जो कि उसमें शामिल। ताहिरा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि नाम लिया जाए, और हम लोग नाम लेंगे भी कि जो शख्स इस तरह के घिनौने काम करेगा और इसके पीछे होगा। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि कानून बने हों, आपकी पुलिस ऑब्वियसली वो भी असरअंदाज हो जाती है जब ऐसे बासर लफ्ज़ बोले जाते हैं, जी बासर वडेरा हो गया, ये हो गया। फिर कानून तो बने हुए हैं, सोसाइटी इसको ओवरऑल एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन अंडर द टेबल सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। आपको देखेंगे पुटिंग अंडर द कारपेट वाली सिचुएशन है, चाहे कोई गलत हो, एक दो दफ़ा बात होती है फिर ख़त्म हो जाती है। आप बताएं कि मुस्तकिल हल क्या नज़र आता है आपको, जब कानून भी है, पुलिस भी कोई कार्रवाई कर लेती है अगर कुछ चीज़ सामने आ जाए, लेकिन हम सोसाइटी में लोगों को कैसे मैसेज दें कि इस तरह से अगर हो तो ओपनली बोलें, लोग आवाज़ उठाएं और इसको कंडेम करें पूरी तरह। क्या तरीका कार है, इससे निकलें कैसे हम? जी, इसका एक हल नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं और हर एक का हल ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस के अंदर जब तक इस्लाहात नहीं आएंगे उस वक्त तक कोई मामला हल नहीं होगा, क्योंकि जो आम अवाम है, हमारे जो पब्लिक है, उसका क्या, उनकी रसाई तो बिलावल भुट्टो से नहीं है, उनकी रसाई बख्तावर और आसिफा से या आसिफ अली जरदारी साहब से नहीं है। वो तो सीधा जाएंगे पुलिस थाने में, पुलिस थाने में जो मुहर्रर और जो एसएचओ मौजूद होगा, ये वही वाली बात है, मेरी जागीर, मेरा थाना, मेरा एसएचओ, खरीदे हुए सारे के सारे थाने और एसएचओ खास तौर पर दही इलाकों में जहाँ जागीरदारी निजाम और कबायली निजाम। सही कह रही हैं आप, और ये पॉइंट आपने बिल्कुल सही रेस किया कि रूरल एरियाज में, जागीरदार इलाकों में ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। लेकिन मैं ज़रा सा इशू को अगर मोल्ड करके, अगर इजाज़त दें आप, तो आपसे ये भी बात करना चाहूँगी कि इवन बड़े शहरों में भी ख़वातीन महफूज नहीं है। हम तो छोटी बच्चियों की बात कर रहे हैं ना, आप ज़्यादती के केसेस देख लें, रेप केसेस देख लें, हरासमेंट के सिनेरियोज देख लें, वो चाहे वर्किंग क्लास वुमेन के लिए हो या आम लोगों के लिए। इवन जर्नलिस्ट जो है, आपको याद होगा एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई गई कि किस तरह से उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है इन फील्ड एंड ऑन सोशल मीडिया। कल एक डेवलपमेंट हुई, एक तरफ तो सिंध ने जो ऐप बनाई खवातीन पर तशद्दुद और हरासगी की शिकायत के लिए, दूसरी तरफ खवातीन ने खुद जो 22 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड हुकूमत को पेश किया है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ये हमारी डिमांड है। क्या आप समझते हैं कि ये स्टेप्स जो हैं हमें कहीं ना कहीं महफूज बनाएंगे इस पूरे सिनेरियो के अंदर, वो खवातीन चाहे रूरल एरियाज में है या अर्बन एरियाज में है? बहुत वक्त लगेगा,
आपके सवाल का बहुत छोटा सा जवाब, बहुत वक्त लगेगा क्योंकि तालीम का फुकदान है। और एक तरफ तो हम देखते हैं कि 2.5 करोड़ बच्चे और बच्चियां स्कूलों में से बाहर हैं, जिसमें से 75% लड़कियां हैं, यानी 3/4 तादाद लड़कियों की है। लड़कियों की तालीम, लड़कों की तालीम और निसाब में तब्दीली, जब तक निसाब और तदरीसी कुतुब को सही नहीं किया जाएगा, वही एक तशद्दुद मुआशरा, वही एक फरसुदा निज़ाम जो कि पुराने रस्म व रिवाज को, जो कि निहायत जालिमाना रस्म व रिवाज है। मैं इक़्तिदार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अल्फाज को बहुत सोच समझ के चुनती हूँ। इक़्तिदार, हमारी कदरें, हमारा जो इखलाक है और हमारी जो तहजीब है 10,000 साल पुरानी मेहरगढ़ से, वो उसकी मैं मजम्मत नहीं कर रही। मैं फरसुदा जी जो बेसिकली इस तरह की रसूमात हैं, रस्म व रिवाज हैं, फिर तशद्दुद है, उसकी बात हो रही है। जी 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 इसको खत्म करना होगा। तालीम की जरूरत है और अवाम को बाइख्तियार बनाने की जरूरत है। जिरगों और पंचायतों को, आपके नुमाइंदा ने लफ्ज इस्तेमाल किया फतवा, उनसे मैं 10 बस्ता दरखास्त करती हूँ कि खुदा का वास्ता मजहब को इसके अंदर मत ले आए। बिल्कुल, इसमें मजहब का ताल्लुक ही नहीं और ना ये लोग फतवा दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, आपने बजा फरमाया कि ना लोग जरगे वाले फतवा दे सकते हैं, ना कोई इख्तियार ऐसा होता है, और अगर वो कोई फैसला देते हैं जो कि वो अपने तौर पर अदालत बने होते हैं, उनको ये इख्तियार नहीं कि किसी की ज़िंदगी का फैसला ऐसे कर लें। उसके लिए कानून मौजूद है, कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए और इसके लिए पुलिस को अपना रोल अदा करना चाहिए, किसी की किस्म के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, और इसमें मैं थोड़ी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी कि मेरी अपनी रिसर्च के मुताबिक, जिसको आप सिवारा कह रही थी उसे सिंह चित्ती भी कहते हैं, पश्तो का वर्ड ही है वनी, जो वने से निकला है, दैट इज़ फ्रॉम ब्लड। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन मकसद बात करने का सिर्फ ये था कि ये सिर्फ सिंध का प्रॉब्लम नहीं है। आप साउथ पंजाब साइड पर सोच का मसला है ना हमारी, चले जाएं आप, KPK के इस तरह के इतने इंसिडेंट्स हैं, वो चाहे कारोकारी का हो या वने का हो। प्रॉब्लम सोच, सोसाइटी और लैक ऑफ एजुकेशन है, जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलेंगे। अपनी अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। और कल एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर सामने आई कि सऊदी अरब ने कफाला के नाम से जो मशहूर गैर मुल्की कारकुनों की स्पॉन्सरशिप का निज़ाम है, जिसकी वजह से बहुत से मसाइल और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता था, उस सिस्टम को अब मनसूख करने का फैसला कर लिया है और उसकी जगह अब आजरों और मुलाजिमीन के बाबैन एक नया मुआहदा तश्कील दिया जाएगा। बिल्कुल, रियासत में 7 दहाइयों से ये राइज सिस्टम था, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके लिए फैसला कर लिया गया, इसको ख़त्म किया जाए। गैर मुल्की कारकुन को एक आजर के साथ बांधा जाता था, ओबियसली वो ना फिर कहीं पर बाहर जा सकता था, ना अपनी मर्जी से कोई और जॉब कर सकता था। बाइंडिंग होती थी कफालत की, और कफ़ील जिसे कहते हैं आम ज़बान में, कफ़ील का अरेंजमेंट करके ही आप जॉब पे जा सकते थे। अब इसका खात्मा अगर हो जाता है तो उससे बहुत से मसाइल जो हैं सऊदी अरब के, उधर काम करने वालों के हल हो जाएंगे। और ये अकामा सिस्टम जो है, जो फिक्स कर देता था आपको एक ही कंपनी के साथ, और अगर आप वहाँ से जॉब स्विच करना चाहते या जॉब छोड़ना चाहते तो यू हैव टू कम बैक टू योर ओन कंट्री, वो वाला सिस्टम अब ख़त्म हो जाएगा और उसमें अमेंडमेंट्स और चेंजेस लाई जा रही हैं। इस खात्मे से जो है वो जो बाहमी माबैन ताल्लुकात है एक गैर मुल्की मुलाजिम और आजिर के, उनको रोज़गार के एक ऐसे मुआहदे तक महदूद कर देगा जो दोनों फरीकैन के हकूक़ और फ़राइज़ की न सिर्फ वजाहत करेगा बल्कि उसको तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगा। बिल्कुल, अब इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे कि आखिर इसका फ़ायदा क्या होगा, इस निज़ाम के साथ जो मसाइल थे लोगों के वो क्या थे, और फिर जब ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो उससे क्या फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तानियों की अगर खुसूसन हम बात करेंगे, बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी की वहाँ पर जॉब करती है, इसके लिए हम बात करेंगे। उमर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स सऊदी एम्बेसडर हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर खान साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ये जो कफ़ील सिस्टम है, कफ़ाला सिस्टम है, इसकी बात की जा रही है सऊदी अरब में विजन 2030 को लेकर, इसको ख़त्म किया जाएगा। आपने बड़ी करीब से देखा जो लोगों के मसाइल होते थे, क्या मसाइल थे जो कफ़ील सिस्टम के तहत होते थे? कफालत का सिस्टम जो था ये बदतरीन गुलामी का एक निज़ाम था, और इससे वहाँ के लोग जो है वो बहुत नाजायज़ फ़ायदा लेते थे। जब कोई भी किसी की कफालत में होता था तो उससे 1 साल 2 साल तक काम भी करवाते थे, फिर या तनख्वाह नहीं देते थे, या अगर तनख्वाह देते थे तो आधी तनख्वाह देते थे। इसी तरह
जो खवातीन होती थी जो फिलीपींस वगैरह से आती थी वहाँ पे एज डोमेस्टिक हेल्प, तो उनके साथ ये ज्यादती भी करते थे, उनको बाप बेटा सब रेप भी करते थे और उनको यानी किसी किस्म की हकूक हासिल नहीं थी। तो ये तो एक बदनाम ज़माना सिस्टम था और इससे जो है ना सऊदी अरब के जो वहाँ के मकामी लोग थे वो बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा लेते थे और लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देते थे। ये गुलामी का एक बदतरीन निज़ाम था जो कि दुनिया में और कहीं नहीं था। बिल्कुल जी मतलब आपने बिल्कुल सही कहा कि गुलामी का एक बदतरीन ये मिसाल थी उसकी। सो अब कहिएगा ये जो नया सिस्टम आ रहा है और इसको ख़त्म किया जा रहा है तो क्या इससे वाकई में आसानी पैदा होगी, एक तो वहाँ जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए और जो लोग मज़ीद ख्वाहिश रखते हैं वहाँ जाकर काम करने के लिए, क्या आसानियाँ पैदा होंगी, इसकी पॉजिटिविटी क्या क्या इम्पैक्ट डालेगी? अगर ये निज़ाम उसी तरह है जिस तरह अमेरिका में या बरतानिया में है तो यकीनन इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों को जो है वो नाजायज़ तंग नहीं किया जा सकेगा, लोगों के मजबूरी से नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया जा सकेगा। सही। तो लोग जो है ना उस गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन अगर ये कोई उसी तरह कोई दूसरा निज़ाम ला रहे हैं तो इट विल बी दी ओल्ड वाइन इन दी न्यू बॉटल वाली बात। उमर साहब ये भी जाते जाते बता दीजिएगा कि ये जो कहा जाता है कि कफालत सिस्टम में ब्लैक मार्केटिंग भी हो जाती थी, क्या ये भी आपने देखा है कभी इस तरह से होता हुआ? तो उसको भी दूर करने के लिए ये सिस्टम मुतारफ कराया जाने कि इसको ख़त्म किया जाए। ब्लैक मार्केटिंग भी नज़र आती थी इस वजह से। यकीनन ब्लैक मार्केटिंग के अलावा जितनी भी ईवल्स दुनिया के आप गिन लें वो सारे इस कफालत सिस्टम में थे और इसको हर तरीके से नाजायज इस्तेमाल किया जा रहा था और इसमें आप कोई चीज नाम ले लें वो बदतरीन किस्म की जो चीजें थी वो इसमें शामिल थी। ठीक है। तो अब इससे ब्लैक मार्केटिंग भी खत्म हो जाएगी और इससे मजदूरों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, मजदूरों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उमर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। जो लोग सऊदी अरब में जॉब करने जाना चाहते के लिए तो अब बहुत आसानी हो जाएगी कि अगर वो एज इंडिपेंडेंट वर्कर काम कर सकेंगे तो इट विल बी मोर लाइक यूरोप एंड यूएसए अगर ये सिस्टम चेंज कर देते हैं। लेकिन उसी को अगर मोल्ड कर देते हैं, उन्होंने सही कहा कि वही चीज़ अगर नई बॉटल में आ जाएगी तो मसाइल कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि प्रीमियम रेजिडेंसी कार्ड भी सऊदी अरब ने मुतारिफ करवाया है कि आप वहाँ पर जाके नेशनलिटी खरीद सकते हैं, काफ़ी महंगी है वो, लेकिन अभी वो महंगी है एग्जैक्टली, लेकिन वो इतनी आसान नहीं है। लेकिन अगर ये कर देते हैं कि आप कफालत को ख़त्म कर दें और आप जाके ओपनली जॉब अप्लाई करें और जॉब करके अपनी मर्जी से छोड़ के कहीं और जाना चाहें तो वो कर लें, तो मेरे ख्याल में सऊदी अरब के लिए बहुत फ़ायदा है। इसके साथ जो वहाँ पर जॉब करते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम हमेशा बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन से बचना है, कोरोना से बचना है, बीमारियों से खुद को बचा के रखना है। उसका एक ही तरीका होता है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, और इम्यूनिटी स्ट्रांग नेचुरल मतलब सोर्सेज से हो, रिसोर्सेज कहने लगी थी मैं, वैसे सोर्सेज से हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और वो नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो आपके फल और सब्जियां, इसमें कोई शक नहीं है। फल और सब्जियां अगर आप खुराक का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत बेहतर होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा होता है, आपकी ब्रेन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह आज जो फल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी, नाम उसका बड़ा यूनिक है, जापानी फल उसको कहते हैं। जापानी फल क्योंकि पाकिस्तान में बड़ा आम है, उर्दू में इससे अमलोक का नाम दिया गया, लेकिन ऑब्वियसली अब इसको एक आम टर्म में इसको जापानी फल के तौर पर जाना जाता है। हज़ारों साल से इसकी काश्त हो रही है दुनिया में, इसको बड़ा इस्तेमाल भी किया जाता है, दुनिया भर में इसकी मुख्तलिफ इक़साम को भी उगाया जा रहा है। और अब सवाल ये है कि आखिर इसे जापानी फल क्यों कहा जाता है? वैसे मैं भी
आई एम वंडरिंग कि क्यों कहा जाता जापान में मेरा ख्याल ज़्यादा इसकी किस्में होंगी। आई वाज वंडरिंग, और जब हम ये कर भी रहे थे रिसर्च, पता नहीं क्यों, मतलब लेकिन इसकी एक वजह ये है कि जापान में उगाई जाने वाली इसकी एक किस्म जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूलियत रखती है, जो लगभग दुनिया भर में उगाई जाती है। मतलब इनिशिएट बेसिकली वो जापान में हुआ, और इसी वजह से इसको जापानी फल कहा जाता है। नारंगी रंग का ये होता है जी, ऑरेंज कलर का, टमाटर जैसा, मिठास और शहद जायका जो है इसका बड़ा ज़बरदस्त होता है, और कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है। जैसे होता है ना कि गर्मियाँ आ रही होती हैं और स्प्रिंग में स्ट्रॉबेरीज का एक बड़ा फिक्स टाइम होता है, इसी तरह जापानी फल का भी बड़ा एक फिक्स टाइम होता है, और थोड़े से टाइम के लिए ये साल के आखिरी महीनों में आता है, और फिर इस फल को ताज़ा, खुश्क या पकाकर भी खाया जाता है। बिल्कुल, और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में किया जा रहा है, मशरूबात में, इसके साथ पाए में, सालन में और पुडिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ से इसके अगर हम फ़ायदे आपको बताएं तो फ़ायदे इसके ये हैं कि ये आपकी सेहत के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए और आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और अगर आप परेशान हो रहे हैं कि इसको खा के आप मोटे हो सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं हो सकते। आपको मैं बताऊं कि इस फल में एक जो जापानी फल है उसमें 118 कैलोरीज होती हैं, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होता है, 1 ग्राम प्रोटीन, 0.3 ग्राम चिकनाई, 6 ग्राम फाइबर। फाइबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए। 55% इसकी अगर आप मिकदार लेंगे जिसमें विटामिन ए है, तो उससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी। विटामिन सी 22% जो है वो इसके अंदर पाया जाता है, और फिर पोटेशियम भी है जो कि 8% है, कॉपर 9%, मैग्नीज जो हम अक्सर डेफिशिएंसी का शिकार भी रहते हैं, ये वो मिनरल्स हैं जो डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि ज़रूर आपकी बॉडी में पूरे होने चाहिए। तो मैग्नीज जो है वो इसके अंदर 30% जो है मौजूद होता है, और ये आपकी बॉडी को प्रोवाइड। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि आपको हमने बताया कि फ़ायदे ही बहुत हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, आप इसको ज़रूर खाएँ और अपनी सेहत बनाएँ, क्योंकि मौसम ऐसा है, इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर करना है। आपको अगर कमर दर्द है तो वो भी इससे दूर हो सकती है, ये आपकी खाना चाहिए, है ना, मुझे लगता है कि अक्सर हो जाती है वैसे कमर दर्द, गले की सोजिश की वजह से भी, मतलब गले की सोजिश और खराश है ना, तो उसमें भी आपका गला खराब है अभी आजकल, तो आप खाकर देखें इसका तो बेसिकली ये कितना फायदेमंद है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तो जरूर खाएं, मेरे लिए भी अच्छा है, मैं भी आज जाके इसको खरीद के खाता हूँ जरूर, और आप भी खाएं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये तो थे फ़ायदे तमाम जापानी फलों के, जापानी फल के जो हमने आपको बताया, और अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली इसका फ़ायदा जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग खबर हमने आपके साथ शेयर करनी है, और वो इंटरेस्टिंग खबर ख़वातीन के मसाइल से रिलेटेड है कि आपने कहीं भी जाना हो ना तो मेकअप करना पड़ता है फटाफट से उठ के, हाँ, और फिर मैं एक पर्सनल सर्वे के मुताबिक मैंने लोगों से ये जाना कि कोई एक मेकअप की चीज़ जिसे लगाए बगैर या जिसे किए बगैर यू डोंट फील कंप्लीट एंड यू डोंट गो आउट ऑफ योर हाउस, पूरा मेकअप के अलावा कोई एक चीज़, तो दे सेड कि लिपस्टिक लाजमी होनी चाहिए। लेकिन अब लिपस्टिक को भी लोग परमानेंट लिपस्टिक्स के तौर पर जो है वो एक दफ़ा लगाएं तो 3-4 दिन लगी रहे, ज़्यादा और इससे भी ज़्यादा। हाँ, ये खबर ये है जी कि अब मेहंदी जो हम हाथों पर लगाते हैं, जो ऑलमोस्ट 5-6 डेज उसका कलर रहता है। अब ये इंटरेस्टिंग एक वीडियो जो कल सामने आई, और एक्चुअली इसको प्रैक्टिस भी किया जा रहा है, और ये अमेरिका से जिसका इनिशिएटिव लिया गया है, शिकागो से, कि आप मेहंदी जो है वो अपने लिप्स पे पूरी लिप्स शेप के मुताबिक लगाएं, और अगर आप डार्क कलर रखना चाहते हैं तो उसको ज़्यादा देर लगा के रखें, वरना उतार नहीं यूनिक आइडियाज़ हैं लोगों के पास। कोरोना ने, कोविड ने बहुत से लोगों को यूनिक आइडियाज़ दिए, उनमें से ये भी एक यूनिक आइडिया है कि आप, और मेरा ख्याल भी इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होगा, ऑब्वियसली सस्ते में आप एक अच्छा एक फैशन कर लेंगे, तो बड़ा एक नेचुरल सा कलर आपके लिप्स पर आ गया है। देखते हैं फीडबैक, देखते हैं लोग अगर इसको फॉलो करते हैं कोई मसला ना हो जाए, लेकिन अगर उम्मीद करते हैं अगर ये अच्छी चीज़ है तो फिर लोगों को फ़ायदा है, तो दैट इज़ वेरी नाइस। अगर ये अच्छा है, रिस्क टेकर लोग जो होते हैं ना वो ज़्यादा इसका रिस्क लेते हैं। प्लीज़ डोंट सजेस्ट मी कि मैं ये करूँ, क्योंकि मैं रिस्क टेकर हूँ, लेकिन जो करना चाहते हैं प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और आप हमें अपनी तस्वीर भी भेज सकते हैं, एंड देन वी कैन डिस्कस इट अगेन। अगर आपको पसंद आ रहा है ये आइडिया कि आप अपने लिप्स पर लिपस्टिक के बजाय मेहंदी लगाकर उसको परमानेंट 4-5 दिनों के लिए लिपस्टिक लगाना चाहते हैं, पूछेंगे तो फिर उनको बताएं आप कि जी हमारा एक यूनिक आइडिया है और ये अमेरिका से इनिशिएट हुआ है, तो ऑब्वियसली इसके ऊपर रिसर्च भी हुई होगी, कोई गलती इसमें नहीं है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आप केमिकल वाली मेहंदी इस्तेमाल नहीं करनी, मेक श्योर ऑफ दैट। आप हमें फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी तस्वीरें भेज सकते हैं इसको ट्राई करके, और फिर वो हम शो में शेयर भी करेंगे। एक ब्रेक, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और नाज़िन कोरोना की वजह से बहुत से जहां
रूल्स चेंज हुए, चीज़ें चेंज हुई, वहीं पर बहुत सी कंट्रीज़ ने अपनी कंट्री आने के लिए जो रूल्स चेंज किए, वहीं पर वीज़ा पॉलिसीज़ भी चेंज हो रही हैं, कुछ नई अमेंडमेंट्स हो रही हैं, जैसे अभी हमने सऊदी अरब की स्टोरी भी डिस्कस की। ऐसे ही यूके में भी अब एक नया सिस्टम जनवरी 2021 से राइज होने जा रहा है, जिसमें वीज़ा पॉलिसीज़ क्या होंगी, एक पॉइंट सिस्टम आ रहा है, उसके तहत जो गाइडलाइन है लोगों को जिन्होंने विजिट करना है या जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अबूज़र इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है वो मिसकम्युनिकेशन का रहता है एंड लॉ ना पता होने से। तो मिसकम्युनिकेशन दूर करने का बेहतर तरीका है कि जो आपके पास प्रोफेशनल्स हैं उन्हीं से हम पूछें कि ये मामला क्या है, कैसे आसानी हो सकती है, इमिग्रेशन या वीज़ा पर्पसेस किस तरह से आसान होने जा रहे हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं जनाब सैयद आफाक साहब, जो कि लॉयर हैं और यूके में ही ये प्रैक्टिस करते हैं। पाकिस्तान में मौजूद थे तो हमने सोचा कि इनसे फ़ायदा उठाया जाए इनकी इस मसरूफियत की वजह से कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद आफाक साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी, आप आए हैं और आपने बताया मतलब वक्त दिया। सर ये बताएं कि अब ये जिस तरह से सिमल ने जिक्र किया कि 2021 में एक नया कानून आने जा रहा है, वो कानून क्या है, क्या आसानी है? लोगों के दिलों में बहुत सवाल हैं क्योंकि कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी बदल चुकी है। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो शुक्रिया। आपका मॉर्निंग शो जो है वो मैं बड़े शौक से देखता हूँ एंड इट इज़ वेरी पॉपुलर ओवर देयर, तो मुझे इनवाइट करने का शुक्रिया जी। ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम जो है, पहले एक वीज़ा आया था, उसका नाम था हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम HSMP। इट्स वेरी सिमिलर टू दैट प्रोग्राम। इसके अंदर जो है स्किल्ड वर्कर के लिए ये उन्होंने 2021 से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे जी। क्योंकि ब्रेग्जिट होने जा रहा है, तो ब्रेग्जिट की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं यूरोपियन जो हैं वो अपनी कंट्रीज़ में वापस चले गए हैं। इसके अंदर 70 पॉइंट्स हैं जो मेन मैं आपको बड़ा ब्रीफली बता दूं कि इफ़ समवन वांट्स टू कम टू यूके ऑन वर्क परमिट वीज़ा दे हैव टू गेट 70 पॉइंट्स एंड इन दो 70 पॉइंट्स 20 पॉइंट्स जो हैं वो आपके अगर आपके पास कोई होम ऑफिस अप्रूव्ड स्पॉन्सर्ड है तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी कंपनी तो है लेकिन आई हैव टू बी ऑन होम ऑफिस लिस्ट बिफोर आई कैन स्पॉन्सर समवन। ऑफिशियल लिस्ट जी ऑफिशियल लिस्ट है, तो उसके 20 पॉइंट्स होंगे। 20 पॉइंट्स होंगे कि अगर इफ़ आई कैन ऑफर यू स्किल लेवल जॉब। स्किल लेवल जॉब में बहुत सारे लिस्ट होती है, पूरी लिस्ट है। उसमें सिंपली अगर मैं आपको बहुत सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो अगर आपकी A लेवल या उससे अबव क्वालिफिकेशन की जॉब है तो वो स्किल लेवल में आ जाती है। ठीक है, तो 20 पॉइंट्स उसके हो गए। 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे इंग्लिश के, आइल्स के, ठीक है, एंड इट इज कंपल्सरी। ठीक है, ये ऑप्शनल। बेसिकली जिस तरह कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में पॉइंट्स उस तरह सही है ये भी बनाया। इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने की है, इन्होंने आपको बाकी चीज़ों में पॉइंट्स दिए हैं। 20 पॉइंट्स आपके सैलरी के हैं। अच्छा। अगर आपको जॉब ऑफर जो हुई है वो 25,600 की हुई है देन बेसिकली यू क्वालिफाई स्ट्रेट अवे। ठीक है, क्योंकि 20 पॉइंट्स आपके उधर से 20 जॉब ऑफर, 20 स्किल लेवल जॉब, 10 इंग्लिश पॉइंट एंड 20 फॉर योर सैलरी। ठीक। जो पहले 50 पॉइंट्स है ना, दे आर नॉट ट्रेडेबल एंड व्हेन आई से इट्स नॉट ट्रेडेबल यू हैव टू गेट दोज पॉइंट्स। ठीक है। सैलरी अगर आपकी लेस है तो उसको आपको 10 पॉइंट्स मिल सकते हैं या कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके आगे आपकी अगर शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है, जिन शोबों में हमारे पास वहाँ पे वर्कर नहीं है तो उसके पॉइंट्स हैं, या किसी ने PhD की हुई है तो इट्स रिलेटेड टू हिज जॉब, उसके पॉइंट्स हैं। सो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल इन पाकिस्तान एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं जब भी यहाँ आता हूँ, साल में एक बार आता हूँ, मेरे से ये क्वेश्चन इतना होता है यार हमें यूके ले जाओ यार। यहाँ यूके जाने के लिए क्या तरीका है, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं वर्क परमिट वीजा के लिए और परमानेंट वीजा के लिए। जी बिल्कुल, पहले आपको वर्क परमिट मिलेगा, ठीक है, एंड देन उसकी बेसिस पे आप पॉइंट्स स्कोर्स करेंगे और आपको परमानेंट वीजा भी मिल सकता है। नहीं, यहीं से आपको वर्क परमिट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट्स क्लियर करने हैं तब आपको वर्क परमिट। जी, जैसे ही आप 70 पॉइंट्स क्लियर करेंगे आपको 5 ईयर का वीजा मिलेगा। आप 5 इयर्स जैसे ही मुकम्मल करेंगे देन यू विल गेट द सेटलमेंट वीजा आफ्टर दैट। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें हमारी जो लेबर क्लास है, चूंकि आपने कहा ब्रेग्जिट होने लगा है और बड़ा हो चुका है और उसके बाद अब यूरोपियंस वापस चले जाएंगे तो एक बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी इन यूके मार्केट।
अब उसके लिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ आपको पता है प्रेफर किया जाता है कि लो वेजेस पर लोग जो हैं वो वहाँ पर आकर काम भी करते हैं और वो सारा कुछ हैंडल करते हैं। सो लेबर क्लास या इस तरह के लोग जिनकी सैलरीज अब ऑफ कोर्स इससे थोड़ी कम होंगी या इतने स्किल्ड नहीं होते, उनको वर्क परमिट मिलेगा नहीं मिलेगा, अब उनके लिए ये प्रॉब्लम आ जाएगी क्योंकि ना उनकी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग होती है कि वो आइट्स क्लियर कर सके। इस पूरे मामले को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जी, दिस प्रोग्राम विच वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर दोज पीपल हु कुड नॉट स्पीक इंग्लिश और जो कि स्किल्ड नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है। जैसे आप मुझे बहुत सारे लोग तो कोई भी हो सकता है, आप इलेक्ट्रिकल स्किल्ड हो सकते हैं एंड यू हैव अ सर्टिफिकेट विद यू, तो वो भी स्किल्ड एजुकेशन में आएगा। आप आईटी एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर डिग्री नहीं है आपके पास लेकिन वो भी स्किल्ड है, तो बड़ी वेग सी एक डेफिनेशन है स्किल्ड एजुकेशन। हमारे पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी है कि असी मरना भी नहीं है तो असी जन्नत च भी जाना है। सो वी डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश बट वी वांट टू गो टू यूके। बेसिकली जिस तरह कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, इसी तरह इंग्लैंड में फॉलो करवा रहा है कि पॉइंट सिस्टम होगा और आप आइल्स क्लियर करेंगे, अपनी जॉब के स्किल्स के बेस के ऊपर, अपनी सैलरी के बेस के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर पॉइंट्स पूरे करेंगे और फिर आप जा सकते हैं इंग्लैंड भी, यूके में जाकर आप रह सकते हैं, 4-5 साल रहें, फिर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं। पासपोर्ट नहीं, पहले आपको सेटलमेंट मिलेगा एंड देन अ ईयर लेटर यू कैन अप्लाई फॉर अ ब्रिटिश पासपोर्ट। चलें जी, देखते हैं लोग इससे कितना फायदा उठाते हैं और कोविड है, उम्मीद करते हैं कि इसकी वजह से बहुत से लोगों को फायदा भी हो बाद में इसके। जी बिल्कुल हो सकता है। आई मीन दूसरा सवाल जो मुझे यहाँ पे होता है, स्टूडेंट्स पूछते हैं, कहते हैं कि जी हमने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ें। खैर और आपका और कोई सवाल है तो मुझे बताएं। जी, आपसे और भी हम सवाल पूछते रहेंगे और वक्तन फ़वक्तन ये सेगमेंट्स जो हैं वो हम शामिल करते रहेंगे। यू आर ऑन आवर परमानेंट गेस्ट लिस्ट नाउ, क्योंकि ये इतना बड़ा कंसर्न है लोगों का कि उसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है। वेल, थैंक यू सो मच अफाक साहब फॉर बीइंग विद अस। और टाइम हमें मुसलसल बताया जा रहा है कि बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।